हेलो गाइस, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, यानी अनुच्छेद 356 के बारे में। इसे इंग्लिश में हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये कैसे लगता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे किस प्रकार इसको लगाया जाता है और इसके लगने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं और इसको समाप्त कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल भारत के संविधान की एक विशेष व्यवस्था है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले सुना भी होगा। इसे अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊं, तो जब किसी राज्य में चुनी हुई सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती या संवैधानिक संकट आ जाता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में ले लेती है। कहने का मतलब है कि मान लो किसी भी राज्य में, जैसे मान लो अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो राज्य सरकार के कंट्रोल में ही ना हो, वहाँ पे काम नहीं कर पा रही हो या कोई आंतरिक परेशानी हो सरकार को, या कोई संवैधानिक संकट आ जाए, तो क्या करती है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में उस राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। यह व्यवस्था इसलिए है कि देश में कहीं अराजकता ना फैले, लेकिन कभी-कभी इसका गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर आप संक्षेप में कह सकते हैं, जब राज्य खुद नहीं चल पाता, तो केंद्र कहता है कि अब मैं यहाँ से देखता हूँ। कहने का मतलब है अब सारी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है और राज्य की सरकार को नष्ट कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं इसके प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे और कब लगाया जाता है और इस पर क्या कारण है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि अगर राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाना संभव ना हो पा रही हो, मतलब कि अगर संविधान के हिसाब से कोई राज्य सरकार ना चला पा रहा हो, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है राजनीतिक संकट। राजनीतिक संकट यानी राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है, जैसे विधायक दल बदल ले, गठबंधन टूट जाए किसी, जैसे कि अगर कोई सरकार गठबंधन में चल रही है और किसी की जो विधायक हैं वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाएं, या गठबंधन में खटास आ जाए और कोई नई सरकार ना बन पाए, क्योंकि बहुमत नहीं मिलेगा। अगर इधर से उधर चले जाएंगे लोग तो बहुमत चला जाएगा, बहुमत जाते ही पार्टी बिखर जाती है। तो सरकार ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा देती है जब तक अगले चुनाव ना हो जाए। दूसरा रीज़न है कानून व्यवस्था का बिगड़ना। मान लो राज्य में बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, और आजकल तो आप जानते ही हो बहुत ही ईजिली लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है और आपस में लड़वाया जाता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कानून व्यवस्था के बिगड़ने के टाइम पे भी राजनीतिक संकट लगाया जाता है, जिसे राज्य सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती। जब राज्य सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाती, तो वहाँ पे केंद्र सरकार को अपनी एंट्री लेनी पड़ती है और कानून व्यवस्था को बचाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट यानी आर्थिक संकट। ऐसा हो जाए कि जैसे राज्य में बहुत कर्जा हो जाए, राज्य डूब जाए बिल्कुल कर्जे में, उसके पास बजट बनाने का पैसा ना हो। हालांकि ये कम होता है, हाँ, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी राज्य की मदद करती रहती है। बट इन केस अगर वित्तीय संकट किसी राज्य पे होता है, तो हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है संविधान का उल्लंघन, यानी राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे और संविधान के खिलाफ काम करे। मान लो कि कोई भी ऐसा रूल राज्य सरकार थोपने की कोशिश करे जो संविधान के अनुकूल नहीं है, और केंद्र सरकार उसको निर्देश दे रही है कि आप उसमें काम करिए, बट वो संविधान का रेगुलर उल्लंघन करे जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं राष्ट्रपति शासन को लगाने के। अब बता देता हूँ कि कैसे ये लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, राज्यपाल की रिपोर्ट, यानी राज्यपाल का जो राज्य का गवर्नर होता है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखी तो राज्यपाल की वीडियो भी मैंने बना रखी है कि कौन होता है राज्यपाल। तो जो राज्य का गवर्नर होता है, वह स्थिति को देखकर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य संकट में है। इसके बाद का प्रोसेस होता है केंद्र सरकार का फैसला, यानी अब जब वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके बाद केंद्र सरकार उस पर फैसला लेती है।
प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी जितने भी मंत्रिमंडल के लोग होते हैं इस रिपोर्ट पर विचार करते हैं और आगे अपनी राय रखते हैं, सिफारिश करते हैं। इसके बाद जो इनका मतलब इनके जो विचार होते हैं वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। मतलब 3-4 लोग इसको देखते हैं। पहले राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है, फिर केंद्र सरकार का जो कैबिनेट होता है पूरा वो इस पर रिपोर्ट लेता है, फिर वो रिपोर्ट आगे जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अगर उसको लगता है तो। उसके बाद क्या होता है, संसद में मंजूरी चाहिए होती है। अब घोषणा के बाद संसद में मंजूरी चाहिए होती है लागू करने की। तो इसमें मंजूरी के लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2 महीने के अंदर ही मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर किसी भी राज्य में आपको लागू करना है तो दोनों सदनों में के 2 महीने के अंदर ही आपको वहाँ पे मंजूरी लेनी पड़ेगी। शुरू में 6 महीने के लिए लगता है और संसद की मंजूरी से 6-6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब आपने किसी राज्य में लगाया तो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए लगता है, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। बट इन केस अगर वहाँ पे फिर भी चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही तो संसद की मंजूरी से आप 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो टाइमलाइन है कि आप किसी खास परिस्थिति में 3 साल तक लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप मान लो वहाँ पे हालात किसी राज्य में ठीक नहीं हो रहे तो आप इसको 3 साल तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। बस इसमें आपको बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर संसद मंजूरी ना दे तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब अगर संसद मंजूरी नहीं दे रहा 6 महीने के बाद कि नहीं नहीं अब वहाँ पे चीज़ें ठीक है और आप अब इसको ठीक करिए, राष्ट्रपति शासन हटाइए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आप हटा सकते हो फिर। मतलब अगर संसद मंजूरी नहीं देगा तो वो ऑटोमेटिक ही हटाना क्या है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता लग गया है कि ये किस प्रकार लगाया जाता है, मतलब कैसे लगता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके लगने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें लागू हो जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि राज्य की विधानसभा यानी एमएलए वाली या तो भंग हो जाती है या निलंबित कर दी जाती है। मतलब जितने भी एमएलए होते हैं राज्य में उनको भंग कर दिया जाता है या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री और सभी अब मंत्री अपने पद छोड़ देते हैं या हटा दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है राज्य का पूरा प्रशासन अब राज्यपाल चलाता है, लेकिन असल निर्देश जो होते हैं केंद्र सरकार से आते हैं। कहने का मतलब है राज्यपाल को बस एक तौर पर बिठा दिया जाता है, लेकिन जो चलाने का काम होता है उसको राज्य को वो केंद्र सरकार की तरफ से ही आता है। फोर्थ पॉइंट है राज्य को मिलने वाला पैसा, कानून बनाना, पुलिस सब केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। राज्यपाल केंद्र के आईएएस अधिकारों की मदद से भी राज्य चलाता है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर राज्य की सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। अब सबके मन में बात आ रही होगी यार ये तो बहुत ही मतलब अलग सा ही, ये तो मनमानी ढंग से चला सकते हैं फिर लोग। तो ये खत्म भी होता है। खत्म कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है कि 6 महीने बाद ये जब नई सरकार बनने की स्थिति बन जाती है तो ये खत्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट है नए चुनाव करवाए जाते हैं। आमतौर पर 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं। चुनाव होने के बाद जो सरकार बन जाती है फिर उस राज्य सरकार को कमान सौंप दी जाती है। थर्ड पॉइंट है अगर विधानसभा सिर्फ निलंबित थी तो उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। यानी सरकार को भंग नहीं किया गया, ओनली विधानसभा सिर्फ निलंबित कर रखी थी थोड़े दिन के लिए, जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाएं तो फिर से उसे शुरू किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इससे जुड़ी और बता देता हूँ कि इसमें दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। पहली बार नहीं, कई बार लगे हुए हैं। पहले कई बार भी केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों वाली राज्य सरकार को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल कई बार किया है। 1950-90 के बीच में 100+ बार लगा है, आप मान सकते हो। 1950 से 1990 के बीच में 100+ बार, मतलब 100 से ज़्यादा बार लगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एस.आर. बोम्मई केस में सख्त नियम बनाए। इस नियम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लागू किया कि मनमाने ढंग से आप नहीं लगा सकते। राज्यपाल की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मतलब राज्यपाल अगर रिपोर्ट वहाँ पर पेश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण करवाना भी जरूरी है। मान लो कि बहुमत है कि नहीं है लोगों में, कि कोई 2-4 लोग ही को मन आ गया कि भाई लगा दो, तो ऐसा नहीं है, बहुमत चाहिए होगा अब। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, अब ज़्यादातर लगता नहीं है, निगरानी होती है, न्यायिक निगरानी भी रहती है कि ऐसा ना हो कोई ज़बरदस्ती कोई गवर्नमेंट लगा रही हो। जम्मू कश्मीर जैसे विशेष राज्यों में थोड़े अलग नियम हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद।
अब सामान्य हो गए वहाँ पे भी, पहले तो वहाँ पे अलग था। तो कुल मिलाकर बात ये है कि राष्ट्रपति शासन एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है देश की एकता और स्थिरता के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक मैंने बहुत ही इजी वे में बता दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई वे हो सकता है किसी भी टॉपिक को क्लियर करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी।